हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न। आज हम इस वीडियो में हाइपोटेंशन के बारे में पढ़ेंगे। मैं एमएसएन का सारा सिलेबस यहाँ पे डालूंगी यूट्यूब पे। सो अगर आपको कोई भी टॉपिक सर्च करना है, कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप देख सकते हैं मेरी ये वीडियो देखो। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरी बाकी की वीडियोज़ भी देखना। मैंने हाइपरटेंशन के ऊपर वीडियो डाल चुकी हूँ मैं, और हाइपोटेंशन की मैं अभी ये बना रही हूँ, ठीक है। इस वीडियो में हम टाइप्स पढ़ेंगे, उसके सिम्टम्स पढ़ेंगे, ईटियोलॉजी पढ़ेंगे, डायग्नोसिस पढ़ेंगे और मैनेजमेंट पढ़ेंगे। कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में है ना, मैंने मेडिसिन को लर्न करने के लिए कुछ मैनिमोनिक्स एंड टिप्स बताई हैं एंड में। वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हाइपोटेंशन होता क्या है? हाइपोटेंशन वो कंडीशन है जब बीपी नॉर्मल रेंज से कम हो जाएगा। नॉर्मल रेंज क्या होती है बीपी की? पता होगा, मेनली सबको पता होगा ये बात कि नॉर्मल बीपी होता है 120/80 mmHg। और अगर जो सिस्टोलिक 120 हमारा सिस्टोलिक बीपी होता है और 80 हमारा डायस्टोलिक बीपी होता है। अगर ये बीपी 90/60 mmHg हो जाता है या फिर उससे कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन बोलते हैं। अब इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इसके टाइप्स कितने होते हैं। मेनली 3 टाइप्स होते हैं हाइपोटेंशन के, जिनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉजेज, हाई रिस्क पॉपुलेशन में क्या क्लासिफिकेशन होती है वो हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है, फर्स्ट टाइप है यहाँ पे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये तब होता है ओक्यूर्स व्हाइल द स्टैंडिंग अप एंड सिटिंग डाउन वेरी रैपिडली। अगर कोई पर्सन बहुत जल्दी सिटिंग एंड स्टैंडिंग, मेनली हम ऐसी एक्सरसाइज भी काफ़ी होती है हमारी, तो अगर ज़्यादा टाइम के लिए अगर हम रैपिडली ये एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की कंडीशन हो सकती है। और इसका मेन रीज़न क्या होता है? जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है ऐसा करने से। और अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाए, ब्लड सप्लाई क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि लो ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा। लो ब्लड वॉल्यूम को हम हाइपोवोलेमिया भी बोलते हैं। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और हाइपो का मतलब होता है कम, ऑलवेज। हाइपोवोलेमिया दैट इज लो वॉल्यूम, लो ब्लड वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट टाइप अब हम देख लेते हैं इसका, पोस्ट प्रैंडियल हाइपोटेंशन। पोस्ट प्रैंडियल हाइपोटेंशन कब होता है? ये होता है खाना खाने के 30 से 60 मिनट के अंदर अंदर, उसके बाद होता है, ठीक है। आधे घंटे और 1 घंटे के बाद होता है। तो क्यों होता है ये? हमेशा क्या खा लेते हैं जिसकी वजह से ये पोस्ट प्रैंडियल हाइपोटेंशन होता है? अगर हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच मील खा लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाएगा वो तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन उसकी वजह से ब्रेन में और बाकी के जो ऑर्गन्स हैं उनमें ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। अगर उनमें ब्लड सप्लाई कम हो गई तो हाइपोटेंशन की कंडीशन आ गई, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। ये था पोस्ट प्रैंडियल हाइपोटेंशन। समझ आ गया इतना? नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड टाइप इसका न्यूरली मीडिएटेड हाइपोटेंशन। न्यूरली मीडिएटेड हाइपोटेंशन क्यों होता है? इट ओक्यूर्स आफ्टर स्टैंडिंग फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड। अगर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं हम, जैसे टीचर्स होते हैं, टीचर्स की जॉब बड़ी टफ होती है, बहुत लंबे टाइम तक उन्हें खड़े रहना पड़ता है, स्टैंडिंग पोजीशन में रहना पड़ता है, तो उन्हें ज़्यादातर ये हाइपोटेंशन झेलना पड़ता है, न्यूरली मीडिएटेड हाइपोटेंशन। अब इसका मेन रीज़न क्या है? क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट्स हो जाते हैं, मीन्स न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रेन इफेक्ट हो जाता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। ज़्यादा लंबे टाइम तक खड़े रहने पर सारा ब्लड प्रेशर नीचे रहेगा, लेग्स की तरफ रहेगा, ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स की वजह से न्यूरली मीडिएटेड हाइपोटेंशन हो जाएगा। फर्स्ट क्या था हमारा, बताओ एक बारी। फर्स्ट था ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ये क्यों होता है? स्टैंडिंग या फिर सिटिंग डाउन वेरी रैपिडली। नेक्स्ट था पोस्ट प्रैंडियल हाइपोटेंशन, खाना खाने के बाद। अगला है न्यूरली मीडिएटेड हाइपोटेंशन, जो कि ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम होने के बाद। क्योंकि ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम क्यों होगी? बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खड़े रहेंगे तो हो जाएगी वो।
नेक्स्ट है कुछ केसेस हैं इसके। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द लो ब्लड प्रेशर? प्रेगनेंसी की वजह से हो जाता है। अगर कोई प्रेग्नेंट वूमेन है तो उसको ये कंडीशन देखने को मिलती है लो ब्लड प्रेशर की। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर की कंडीशन में। अगला है लीवर डिजीज़। अगर किसी को लीवर डिजीज़ ऑलरेडी है तो उसको बीपी लो रहेगा। अगर किसी को हार्ट अरिथमिया की प्रॉब्लम है तो उसको रहेगा। नेक्स्ट है वाइडनिंग ऑफ द ब्लड वेसल। अगर ब्लड वेसल वाइड हो जाएंगी तो ब्लड प्रेशर अपने आप लो हो जाएगा, तो उस कंडीशन में होगा। नेक्स्ट है सम ओवर द काउंटर ड्रग्स। जो ओवर काउंटर ड्रग्स होती हैं, कुछ ले लेते हैं पर्सन्स, तो उनकी वजह से हो जाता है। नेक्स्ट है हार्ट एग्जॉशन और हार्ट स्ट्रोक की कंडीशन में हो जाएगा। प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस की वजह से भी हो जाता है। कोई डॉक्टर अगर प्रेस्क्राइब करता है मेडिकेशंस और वो हमें हार्म करते हैं, हमें सूट नहीं करती हैं, तो उस वजह से भी हाइपोटेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्मोनल इशू। हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से भी ये हाइपोटेंशन हो सकता है। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ताकि रिवाइज हो जाए बहुत अच्छे से। हाइपोवोलेमिया हम पहले पढ़ चुके हैं। हाइपो मीन्स कम, वोलेमिया मतलब वॉल्यूम। सो लो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगी तो हाइपोटेंशन हो जाएगा। और ये कंडीशन मैं पहले डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। क्यों होगा? अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, वो क्यों होगी? वोमिटिंग की वजह से, डायरिया की वजह से, फ्लूइड इंटेक कम कर रहे हैं। अगर कोई एनीमिक पेशेंट है मीन्स हीमोग्लोबिन की अमाउंट उसमें कम है, और अगर कोई पर्सन डायरेटिक्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रहा है तो उस कंडीशन में हाइपोटेंशन हो जाएगी। इतना समझ आया? नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है वेजोडाइलेशन। वेजो मतलब वेसल्स, डायलेशन मीन्स डायलेशन। सो इसमें क्या होगा? ब्लड वेसल्स का डायलेशन हो जाएगा, डायलेट हो जाएंगी ब्लड वेसल्स, और उनकी वजह से हाइपोटेंशन की कंडीशन हो जाएगी। और ये कंडीशन मेनली जब होती है जब ब्लड में इन्फेक्शन हो या फिर एलर्जी रिएक्शंस हो। ब्लड में इन्फेक्शन को हम बोलते हैं सेप्सिस एंड एलर्जिक रिएक्शंस को हम बोलते हैं एनाफाइलेक्सिस। अब आगे चले। नेक्स्ट है हार्ट डिजीज़ की वजह से। अगर किसी को हार्ट डिजीज़ प्रेजेंट है, जैसे कि अरिथमिया हो गया, इस्चीमिया हो गया, तो उसमें भी हाइपोटेंशन हो जाएगा। अगर किसी को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स मीन्स अगर किसी को एड्रेनल ग्लैंड की डिसऑर्डर्स है, थायराइड की प्रॉब्लम है अगर किसी को, तो उनको हाइपोटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कोज इसका। यूज़ ऑफ सर्टेन मेडिकेशन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमने पहले वीडियो में मैंने बताया था कि हाइपरटेंशन में हम कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं। उसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी आता है, अल्फा बीटा ब्लॉकर्स भी आता है। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, तो वो हाइपोटेंशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया, एंटी डिप्रेसेंट हो गया, एंटी पार्किंसन ड्रग्स हो गया, अल्फा ब्लॉकर हो गया, बीटा ब्लॉकर हो गया, तो ये सब कॉज कर देते हैं हाइपोटेंशन। ये कुछ मेडिकेशंस थी। आगे चलते हैं हम। ये है ऑब्स्ट्रक्शंस ड्यू टू क्लोट्स। अगर क्लोटिंग फॉर्मेशन हो गई है ब्लड वेसल्स में या फिर वेन्स में, आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गई है, तो उस वजह से ब्लड फ्लो रुक जाएगा। ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा? हाइपोटेंशन हो जाएगा। मेनली पल्मोनरी प्रेगनेंसी के टाइम पे हो जाता है। ये प्रेग्नेंट वुमेन को रिक्वायरमेंट होती है ब्लड सप्लाई की, दोनों दो के लिए, जैसे मदर के लिए भी हो गया और फीटस के लिए भी हो गया। अब दो को ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है और ब्लड केवल मदर में फॉर्म हो रहा है, तो वहाँ लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन हो जाएगी, लेकिन ये डिलीवरी के बाद नॉर्मल हो जाती है। नेक्स्ट इसके साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। साइन एंड सिम्टम्स मेनली तभी शो होते हैं पेशेंट्स में जब बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है, क्योंकि नॉर्मल हाइपोटेंशन की अगर कंडीशन होगी तो इतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते, वो एसिम्टोमेटिक हाइपोटेंशन में आते हैं। पेल स्किन हो जाएगी अगर सीवियर कंडीशन है, ओके, स्वेटिंग फीवर हो जाएगा, इरेगुलर हार्ट बीट होगी, डायरिया वोमिटिंग होगी, थर्स्ट लगेगी उसको, फटीक फील होगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, एंड सीजर्स आएंगे। सीजर्स मीन्स दौरे टाइप होता है ये दौरा, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, स्टिफ नेक एंड डिजीनेस, हेडेक एंड फेंटिंग। ये कंडीशंस देखने को मिलेंगी हाइपोटेंशन के पेशेंट को।
अब एक बार देख लेते हैं कि जो हाइपोटेंशन है वो यूजुअली कोई सिम्टम्स शो नहीं करता है, वो मैंने बता दिया। कुछ सिम्टम्स हैं, ये सारे सिम्टम्स हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं। डिजीनेस हो गया, फटीग, नोजिया, पाल्पिटेशन, रिवाइज कर लो, यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। पाल्पिटेशन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इरेगुलर हार्ट बीट है या बहुत ज़्यादा फास्ट है। कन्फ्यूज़न रहेगी पेशेंट को, थर्स्ट बहुत ज़्यादा लगेगा, स्वीटी स्किन हो जाएगी उसकी, रैपिड ब्रीदिंग होगी और विजन प्रॉब्लम होगी, ब्लड दिखाई देगा उसे। अब इंडिविजुअल्स जो हमारे हाइपोटेंशन के होते हैं उनको सिम्टम्स दिखते हैं। कब दिखते हैं? बीपी की रीडिंग्स होती हैं कुछ, उनमें ये सिम्टम्स दिखते ही दिखते हैं। अगर बीपी 80/60 mmHg है, 80/60 mmHg है, तो उसको नोजिया, फेटिक एंड डिजीनेस होगा, राइट। अगर बीपी 70/mmHg हो जाता है, उससे कम हो जाता है, तो विजन डिस्टर्बेंस होगी और कन्फ्यूज़न भी हो जाएगी, मीन्स सिम्टम्स इंक्रीज हो गए। अब नेक्स्ट अगर फर्दर फिर से लोअर हो रहा है, उसका बीपी 50/35 mmHg हो गया है, तो क्या होगा? उसकी वजह से पर्सन कोमा में भी जा सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। हाइपरटेंशन बहुत सीवियर हो जाती है, अगर इतनी सीवियर हो जाएगी तो डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। आगे देख लेते हैं रिस्क फैक्टर्स हाइपरटेंशन के, कौन कौन रिस्क पे होता है, किस किस को ये हो सकता है। फर्स्ट है, अगर कोई पर्सन 60 या उससे अबो की एज का है तो उसको मेनली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी उसमें। डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन मीन्स अगर पर्सन बहुत ही वोमिट आउट कर रहा है, डायरिया की उसको प्रॉब्लम हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रखा है उसकी बॉडी में, तो ये हाइपरटेंशन हो जाएगा। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हीट, अगर हीट के बहुत ज़्यादा एक्सपोजर में आ रहा है तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। विटामिन B12 एंड फोलेट डेफिशिएंसी अगर किसी को है तो उसको बीपी लो की प्रॉब्लम रहेगी। अगर कोई अल्कोहल कंजप्शन ले रहा है, अल्कोहल कंजप्शन लेने से हाइपर टेंशन भी होती है और हाइपोटेंशन भी होती है। अब है एंडोक्राइन प्रॉब्लम सच एज थायराइड इनसफिशिएंसी एंड डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उनको वे रिस्क पे होते हैं, उनको ये कंडीशन जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट है, अगर कोई बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक बैठा रहता है या फिर खड़े रहता है, बात वही है सेम, तो ये हो जाता है हाइपोटेंशन। स्ट्रेस अगर कोई पर्सन ले रहा है तो उसको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या होता है हाइपोटेंशन के, मेनली जो डॉक्टर है वो स्पेग्नोमेनोमीटर का यूज़ करता है डायग्नोसिस के लिए, और हार्ट बीट को भी मेज़र करता है। एक बार रीडिंग देख लेते हैं। रीडिंग हमें पता है कि बीपी तो हमारा 90/60 से अगर बिलो है तो हमें बीपी की कंडीशन होगी, लेकिन जो हार्ट रेट है, हार्ट रेट चेक करते हैं हमारे डॉक्टर्स, हम नर्सेस को भी चेक करना होता है हार्ट रेट, तो अगर वो 20 to 30 बीट्स है, उससे ज़्यादा हो जाता है, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है, इसमें बहुत ज़्यादा हार्ट रेट हो जाता है, हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट कुछ और टेस्ट भी होते हैं, अगर हम अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं प्रॉपर कॉज क्या है, पेशेंट को हाइपोटेंशन की कंडीशन क्यों हुई है, तो हम कुछ और भी टेस्ट हैं, जैसे ईसीजी कराएंगे पेशेंट का। ईसीजी में क्या होगा, रिदम और एक्टिविटी जो परफॉर्म कर रहा है हार्ट, उसको मेज़र करते हैं ईसीजी में। तो ये क्या हेल्प करेगा, इट हेल्प्स टू डिटेक्ट अरिथमियाज एंड स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी। अगर हार्ट में कोई अरिथमिया की प्रॉब्लम है या फिर कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है तो वो डिटेक्ट हो जाएगी, फिर उसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टिल्ट टेबल टेस्ट। टिल्ट टेबल टेस्ट में क्या होता है कि पेशेंट को लेटा दिया जाता है एक टेबल पे और उस टेबल को टिल्ट कर दिया जाता है, टिल्ट उठा दिया जाता है एक तरफ से, लाइक दिस इज़ द बेड, एंड इसको ऐसे टिल्ट कर देंगे। टिल्ट कर दिया, यहाँ से उठा दिया 60 to 80 डिग्री पे उठा दिया, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी वो रेज हो जाएगी एंड लोअर पार्ट सेम उसी लेवल पे रहेगा, तो बीपी चेंज हो जाएगा, उसका मतलब बीपी चेंज हो रहा है, हार्ट रेट उसका जो चेंज हो रहा है हम उसको रेगुलरली मॉनिटर करेंगे, फिर उससे उसकी कंडीशन पता लग जाएगी कि कैसी क्या कंडीशन है पेशेंट को। अगला हम ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में हम क्या देखते हैं, हीमोग्लोबिन का लेवल कम अगर है, या फिर शुगर लेवल को देखते हैं, थायराइड हार्मोन लेवल को देखते हैं, इन सब कंडीशंस को ध्यान में रखते हैं और फिर हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। इतना क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट हम पेशेंट का करते हैं। सो
जो मेनली एसिम्टोमेटिक या फिर माइल्ड हाइपोटेंशन होता है। एसिम्टोमेटिक मीन्स विदाउट एनी सिम्टम्स, सिम्टम्स शो नहीं हो रहे हैं पेशेंट को, तो उसमें क्या होगा, हेल्दी इंडिविजुअल्स में मेनली रिक्वायर नहीं होता है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ये केवल मतलब तभी दिया जाता है अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई है, एमरजेंसी केस हो जाते हैं जो। और एमरजेंसी केसेस में हमारा मेन एम क्या होता है, हमारा मेन एम होता है ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना। ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे तो ब्लड हाइपोटेंशन की कंडीशन अपने आप ट्रीट हो जाएगी। नेक्स्ट है कैसे करेंगे, हाउ, तो इंट्रावीनस ब्लड देंगे, इंट्रावीनस फ्लूइड्स देंगे, और या फिर नॉर्मल सलाइन भी दे सकते हैं हम पेशेंट को। अगर पेशेंट को रीनल फेलियर नहीं है तो हम नॉर्मल सलाइन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करेंगे अगर पेशेंट एनीमिक है तो। नेक्स्ट है उसका यूरिन आउटपुट मॉनिटर करेंगे टाइम टू टाइम, और अगर फिर भी हाइपोटेंशन ट्रीट नहीं हो पा रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा है, तो डोपामिन की डोज देते हैं पेशेंट को। क्लियर है इतना? 1 2 3 4 ओनली 4 पॉइंट्स आर देयर। नेक्स्ट नॉन मेडिकल मैनेजमेंट्स। नॉन मेडिकल मैनेजमेंट्स में क्या होता है, इन केस ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जब पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, सो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा तो मीन्स ब्लॉकेज हो जाती है, तो उसमें क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे हम ब्लड सप्लाई, और सिटिंग पोजीशन को अवॉइड करेंगे बाय क्रॉसिंग लेग्स, लेग क्रॉस करके बैठने को हम अवॉइड करेंगे, जिससे कि ब्लड सप्लाई इम्प्रूव होगी। अब और क्या कर सकते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में हम क्या कर सकते हैं, हम सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन को बहुत लंबे टाइम तक अवॉइड करेंगे, शॉर्ट ब्रेक्स लेंगे, बैठने के बाद ब्रेक लेंगे, खड़े होने के बाद ब्रेक लेंगे थोड़ा सा, तो उससे ट्रीट हो जाएगा ये। नेक्स्ट है अगर चेंजिंग करनी होगी हमें अपनी पोजीशंस रैपिडली, वही पॉइंट है ये, तो ये हमारे नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट है जो कि हम कर सकते हैं खुद से। नेक्स्ट है प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ द हाइपोटेंशन, कैसे हम इसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे हम इसे क्योर करेंगे। सो कंज्यूमिंग अ हेल्दी डाइट दैट हैज़ मोर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमें अपनी डाइट है वो हेल्दी रखनी है, वेजिटेबल्स हो सके जितना, फ्रूट्स हो सके वो खाने हैं। डाइटरी इंटेक में जो सॉल्ट है उसको इंक्रीज़ करना है। हाइपर टेंशन में सॉल्ट के इंटेक को डिक्रीज़ करना था। हाइपो में जब जो हमारा बीपी है, ब्लड प्रेशर है वो लो है, तो हम सॉल्ट ज़्यादा लेंगे। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट मील लेनी है हमें, जल्दी जल्दी खाना खाना है, लेकिन स्मॉल मील्स इन शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब थोड़े टाइम में थोड़ा थोड़ा खाना खाना है, लेकिन जल्दी जल्दी खाते रहना है। ड्रिंकिंग मोर लिक्विड्स, जितना हो उसके फ्लूइड लेना है हमें, वाटर टेकिंग जितना हो सकता है वो लेना है। अल्कोहल कंजप्शन लिमिट करनी पड़ेगी, और कॉफ़ी ले सकते हैं हम अपने बीपी को रेज करने के लिए। एंड अवॉइड डाइट रिच इन कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट में रिच होती है डाइट हमें उसे अवॉइड करना है, क्योंकि उससे हमने पढ़ा था ये कंडीशन होती है। कंज्यूमिंग फूड्स रिच इन विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड सच एज एग्स रिड्यूस एनीमिया, अगर हम B12 और फोलिक एसिड रिच खाएंगे फूड्स, जैसे एग हो गया, तो वो एनीमिया की कंडीशन को रिड्यूस करेगा, मीन्स वो हीमोग्लोबिन के लेवल को इंक्रीज़ करेगा, तो उससे ब्लड प्रेशर अपने आप हाई हो जाएगा, मीन्स नॉर्मल हो जाएगा, हाई तो नहीं करना हमें। अब देख लेते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर हाइपोटेंशन की कंडीशन है पेशेंट को। एज ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन, जैसे ब्लड ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा तो जो हाइपोटेंशन है वो डिक्रीज़ हो जाए, मतलब कि उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी तो कुछ बहुत सीवियर केसेस में क्या होता है, ब्रेन और हार्ट है वो डैमेज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई हो नहीं रही है, जिसकी वजह से कोमा में जा सकता है पेशेंट। ब्रेन को और हार्ट को अगर ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगा तो कोमा में भी जा सकता है पेशेंट। नेक्स्ट है हाइपोटेंशन कैन लीड टू शॉक की कंडीशन हो जाएगी, पेशेंट को कोमा में चला जाएगा, शॉक की कंडीशन हो जाएगी। एंड इट ऑक्यूर्स ड्यू टू ए सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम, अगर
अभी हमारा बीपी लो है, नॉर्मल है या फिर हाई है, और सडन डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर को कैन कॉज शॉक कंडीशन। ओके, नेक्स्ट है, इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एंड रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। शॉक की कंडीशन में बहुत ज़्यादा एमरजेंसी कंडीशन होती है ये, और मेडिकल अटेंशन बहुत इमीडिएटली रिक्वायर होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइपोटेंसिव इमरजेंसी, इसको हाइपोटेंसिव इमरजेंसी भी बोलते हैं शॉक को, एंड इट ऑकर्स ड्यू टू द कंडीशन सच एज एनाफाइलेक्सिस, सेप्सिस और सीवियर बर्न के केस में। एनाफाइलेक्सिस एलर्जिक रिएक्शंस की केस में, सेप्सिस की कंडीशन में, और बर्न्स, अगर कोई पेशेंट है वो बहुत सीवियरली बर्न हुआ है तो उस कंडीशन में। शॉक की कंडीशन हो जाती है कोमा, डेथ वगैरह, हम ये सब पढ़ चुके हैं, और कॉम्प्लिकेशंस हम इतनी ही थी हाइपोटेंशन की। अब मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुका होगा इतना। अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और अगर कोई टॉपिक आप चाहते हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। अभी देख लेते हैं, एक छोटी सी ट्रिक है याद करने की, मेडिकेशन याद करने के लिए हम हाइपोटेंशन की एक कोड है आइडिया, आई हैव एन आइडिया। सो आइडिया में क्या होगा, आई से बन गया आइसोप्रोट्रिनोल। प्रोट्रिनोल देते हैं हम पेशेंट को, जो कि बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की तरह उस पर काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट डोपामीन देंगे, टी से डोपामीन हो गया। अगला हम देंगे एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन देंगे पेशेंट को, जो कि अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है और कार्डियक एंड ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कराती है। अगला ए से बन गया एट्रोपिन। एट्रोपिन में क्या होता है, एसिटाइल कोलाइन इनहिबिट करता है, और ये सब फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट है। ओके, सो मैं अगर फार्मा पे वीडियो बनाऊंगी तो इन ड्रग्स की मेन क्लासिफिकेशंस आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। सो ये 4 ड्रग्स हैं जो कि हम आइडिया के थ्रू याद कर सकते हैं, आइसोप्रोट्रिनोल, डोपामीन, एपिनेफ्रिन एंड एट्रोपिन। सो आज की वीडियो में इतना ही, हाइपोटेंशन हमारा कंप्लीट हो गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। अगर कोई इशू है, आपको समझ नहीं आया, तो बता दीजिए मेरे को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें वीडियो को। थैंक यू सो मच।